Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। हम सब रोजाना कुछ ना कुछ तो सर्च करते ही हैं, है ना? पर क्या हम वाकई सर्च इंजन की जो असली ताकत है उसका पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं? आज हम इसी पर बात करेंगे। कैसे साधारण कीवर्ड से आगे बढ़कर प्रभावी सर्च रणनीतियों और खासतौर पर ये जो बुलियन ऑपरेटर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके जानकारी के समंदर से सही मोती निकाले जा सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे पास सुरेंद्र गिरी और डॉक्टर अनघा गोसावी का एक काफी गहरा विश्लेषण है। ये इन तकनीकों पर आप कह सकते हैं काफी रोशनी डालता है। हमारा मकसद सीधा है। सर्च की दुनिया थोड़ी जटिल है, उसे आसान बनाना और ये समझना कि इन तरीकों से हम अपने काम, पढ़ाई या बस अपनी जिज्ञासा के लिए ज्यादा सटीक और काम की जानकारी और वो भी तेजी से कैसे पा सकते हैं। तो चलिए इस विषय की तह तक चलते हैं। शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। ये सर्च इंजन ये असल में काम कैसे करता है? पर्दे के पीछे क्या चल रहा होता है? हाँ, देखिए, बहुत ही सरल शब्दों में अगर कहूँ तो सर्च इंजन एक तरह से एक लाइब्रेरियन जैसा है। सबसे पहले वो क्या करता है कि वेब पेज, रिसर्च पेपर, पेटेंट जितनी भी सामग्री है उसे इकट्ठा करता है। इसको हम क्रॉलिंग कहते हैं। क्रॉलिंग, अच्छा जी। फिर उसे वो व्यवस्थित करता है, एक तरह की सूची, इंडेक्स बनाता है ताकि उसे पता हो कि कौन सी जानकारी कहाँ रखी है। और फिर जब आप यानी कोई यूजर कुछ पूछता है, क्वेरी डालता है, तो वो अपने उस सूची में से सबसे मिलती जुलती, सबसे काम की जानकारी ढूंढकर आपके सामने रख देता है। अक्सर वो उन्हें रैंक भी करता है कि कौन सी ज्यादा जरूरी है। अच्छा। और ये मिलान जो है वो शब्दों के आधार पर भी हो सकता है, जिसे लेक्सिकल कहते हैं, और आजकल तो मतलब के आधार पर भी होता है, जिसे वेक्टर या सिमेंटिक कहते हैं। अच्छा, ये लाइब्रेरियन वाला उदाहरण तो काफी अच्छा है, समझने में आसान। अब आते हैं इन पर ये बूलियन ऑपरेटर्स जिनका जिक्र बार बार होता है। ये एंड और नॉट, ये क्या चीजें हैं और ये हमारी सर्च को कैसे बेहतर बना सकते हैं? हाँ, ये बूलियन ऑपरेटर्स असल में आपकी सर्च को कंट्रोल करने के, समझिए, मुख्य औजार हैं। अगर इन्हें सही से इस्तेमाल किया जाए तो सर्च के नतीजे एकदम बदल जाते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, पहला है एंड। ये दो या उससे ज्यादा आइडियाज को जोड़ता है। मान लीजिए आपको उच्च रक्तचाप और गर्भावस्था दोनों पर जानकारी चाहिए, तो आप लिखेंगे हाइपरटेंशन एंड प्रेगनेंसी। ठीक है। तो नतीजा क्या होगा? सिर्फ वही परिणाम दिखेंगे जिनमें दोनों बातें हों। यह आपकी सर्च को फोकस करता है, संकुचित नैरो कर देता है। समझ गया, दोनों चीजें जरूरी हैं। बिल्कुल। फिर आता है OR। ये विकल्प देता है, जैसे अगर आपको हार्ट अटैक या उसका जो दूसरा मेडिकल टर्म है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, दोनों से जुड़े नतीजे चाहिए, तो आप लिखेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन OR हार्ट अटैक। अच्छा, या तो ये या वो। हाँ, इससे आपकी सर्च का दायरा बढ़ जाता है, ब्रॉडन हो जाता है, क्योंकि दोनों में से कोई भी शब्द अगर मिले तो चलेगा। और तीसरा है नॉट। ये वो चीजें हटाने के काम आता है जो आपको नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए आप जानवर, जैगुआर के बारे में जानना चाहते हैं, कार के बारे में नहीं। हाँ, ये होता है कई बार। तो आप लिख सकते हैं जैगुआर नॉट कार। लेकिन इसका इस्तेमाल थोड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। कभी कभी ये काम की जानकारी भी बाहर कर सकता है अगर सही से इस्तेमाल ना हो। अच्छा, ये ध्यान रखना होगा। जी हाँ। और एक और जरूरी बात है, ज्यादातर सर्च इंजिन्स में इन ऑपरेटर्स को बड़े अक्षरों में लिखना होता है, अपर केस में, एंड, OR, नॉट कैपिटल लेटर्स में। ठीक है। और अगर आप लॉजिक को और कंट्रोल करना चाहते हैं, मान लीजिए कई सारे और या एंड है, तो आप छोटी ब्रैकेट, कोष्टक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे किशोर और युवा एंड अवसाद। जैसे गणित में करते हैं। बिल्कुल। और अगर कोई खास वाक्य या शब्दों का समूह ढूंढना है, एकदम वैसे का वैसा, तो उसे कोट्स में डाल दीजिए।
जैसे क्लोज्ड लूप इंसुलिन। ये कोट्स वाला तो मैं भी काफी यूज करता हूँ। अच्छा, तो AND OR NOT के अलावा भी कुछ और ऑपरेटर्स होते हैं जो काम आ सकते हैं? हाँ, कुछ और भी हैं जो कभी-कभी बहुत काम के साबित होते हैं। एक है ट्रंकेशन या वाइल्ड कार्ड। इसे अक्सर स्टार से दिखाते हैं। स्टार। हाँ, जैसे अगर आप कार्डियोलॉजी लिखेंगे तो ये आपको कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिकल मतलब उस शब्द से शुरू होने वाले कई मिलते-जुलते शब्द ढूंढ देगा। ये बहुत उपयोगी है जब आप शब्द के अलग-अलग रूपों को कवर करना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बढ़िया है ना? और इसके अलावा एक और दिलचस्प चीज है जिसे कहते हैं प्रॉक्सिमिटी ऑपरेटर्स। हाँ, ये बताते हैं कि दो शब्द एक दूसरे के कितने पास होने चाहिए। कितने पास? मतलब मान लीजिए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एथिक्स पर रिसर्च कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये दोनों शब्द एक ही वाक्य या पैराग्राफ में आसपास आएं ताकि उनका आपसी संबंध पता चले। हाँ, तो कुछ प्लेटफॉर्म्स में ऑपरेटर्स होते हैं जैसे नियर एक्स, WX, PREX। अच्छा ये X बताता है कि दोनों शब्दों के बीच ज्यादा से ज्यादा कितने शब्द हो सकते हैं। अच्छा, तो ये तो बहुत ही स्पेसिफिक हो गया। जी हाँ, बहुत सटीक। हाँ, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये वाइल्ड कार्ड और प्रॉक्सिमिटी ऑपरेटर्स, नियर एक्स वगैरह हर सर्च इंजन या डेटाबेस में काम नहीं करते। हाँ। इनका सपोर्ट प्लेटफॉर्म पर निर्भर करता है। ठीक है, ठीक है। तो ये बुनियाद एंड और नॉट कोट्स और ये वाइल्ड कार्ड और प्रॉक्सिमिटी ऑपरेटर्स। लेकिन आजकल ऐसा लगता है कि सर्च इंजन सिर्फ हमारे दिए शब्दों को ही नहीं पकड़ते, बल्कि शायद हमारे इरादे को मतलब को भी समझने लगे। इसमें क्या कुछ नया हो रहा है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल सर्च सिर्फ कीवर्ड मैचिंग से कहीं आगे बढ़ गई है। अब बात होती है सिमेंटिक सर्च की, यानी अर्थ आधारित खोज। सिमेंटिक सर्च। हाँ, इसका मतलब है कि सर्च इंजन ये समझने की कोशिश करता है कि आप असल में क्या जानना चाह रहे हैं, भले ही आपने एकदम सटीक शब्द इस्तेमाल न किए हों। जैसे आप सर्च करें दिल्ली में घूमने की बढ़िया जगह हैं, तो वो समझ जाएगा कि आप पर्यटन स्थलों के बारे में पूछ रहे हैं, और शायद कुतुब मीनार या इंडिया गेट जैसे नतीजे दिखाएगा, भले ही आपने ये नाम न लिखे हों। अच्छा, इसके लिए वो डेंस वेक्टर्स या एम्बेडिंग्स जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करता है जो शब्दों और वाक्यों के मतलब को गणितीय रूप में समझती हैं। और यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट आता है हाइब्रिड सर्च का। हाइब्रिड सर्च ये क्या है? हाइब्रिड सर्च में क्या होता है कि वो पुराने शब्द आधारित तरीकों जैसे BM25, TF-IDF और ये जो नए अर्थ आधारित तरीके हैं सिमेंटिक या वेक्टर्स, इन दोनों को मिला देती है। अच्छा, दोनों का बेस्ट। हाँ, कह सकते हैं। अक्सर इससे ज्यादा प्रासंगिक और सटीक परिणाम मिलते हैं। और साथ ही सर्च इंजन लगातार सीख भी रहे हैं कि कौन से परिणाम ज्यादा उपयोगी हैं। इसे लर्निंग टू रैंक कहते हैं। तो हाँ, सर्च अब काफी कह सकते हैं बुद्धिमान हो गई है। ये तो वाकई कमाल है। पर इसका मतलब क्या ये हुआ कि मेरी एक सर्च क्वेरी, मान लीजिए मैंने लिखा हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ये हर जगह एक जैसा ही काम करेगी? क्या गूगल पर, पबमेड पर या किसी और रिसर्च डेटाबेस में ये सारे ऑपरेटर्स और फीचर्स एक जैसे ही चलते हैं या फर्क होता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका सीधा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। हर प्लेटफॉर्म की अपनी खासियतें होती हैं, अपने नियम होते हैं और इन्हें जानना बहुत जरूरी है, वरना आप शायद अच्छे नतीजे पाने से चूक जाएं। अच्छा, जैसे कुछ उदाहरण दे सकती हैं? बिल्कुल, जैसे गूगल को ही ले लीजिए, हम समय से रोज इस्तेमाल करते हैं। इसमें कुछ आसान लेकिन काम के ऑपरेटर्स हैं, जैसे साइट। अगर आपको किसी एक खास वेबसाइट के अंदर ही कुछ खोजना है, तो आप लिख सकते हैं site.who.in पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस। हाँ, ये तो बहुत काम का है ना? या फिर फाइल टाइप .pdf लिखकर आप सिर्फ PDF फाइलें ढूंढ सकते हैं। ये रोजमर्रा की खोज के लिए ठीक है, लेकिन गूगल में प्रॉक्सिमिटी के लिए कोई फॉर्मल ऑपरेटर नहीं है। अच्छा, पर अगर आप अकादमिक रिसर्च कर रहे हैं, खासकर मेडिकल फील्ड में, तो पबमेड जैसा डेटाबेस बहुत शक्तिशाली है। पबमेड की एक खास बात है मेश, मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग्स। ये मानकीकृत शब्द है जो हर मेडिकल विषय को दिए गए हैं। मेश। हाँ, इनका इस्तेमाल करने से खोज बहुत सटीक हो जाती है। पबमेड आपकी क्वेरी के शब्दों को अपने आप इन मेश टर्म से मैप करने की कोशिश भी करता है, जिसे ऑटोमेटिक टर्म मैपिंग कहते हैं। इसमें फील्ड टैग्स भी होते हैं, जैसे TIAB मतलब टाइटल या एब्स्ट्रैक्ट में खोजना ये तो काफी एडवांस लग रहा है। फिर स्कोपस या वेब ऑफ साइंस जैसे बड़े एकेडमिक डेटाबेस हैं। इनमें अक्सर वो प्रॉक्सिमिटी ऑपरेटर्स जैसे WN, PREN,
काम करते हैं, जिनकी हमने बात की थी। इनमें फील्ड कोड्स भी बहुत विस्तृत होते हैं, टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट या कीवर्ड में खोजना, TS इक्वल्स टॉपिक सर्च, TI इक्वल्स टाइटल सर्च वगैरह। ठीक है। यहाँ तक कि खास विषयों के लिए भी अलग प्लेटफॉर्म है, जैसे WIPO पेटेंट्सकोप पेटेंट्स खोजने के लिए। इसमें IPCPC क्लासिफिकेशन कोड्स जैसे फील्ड होते हैं। या भारत में आयुष रिसर्च पोर्टल और DHRA हैं, जो आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पर केंद्रित हैं। हाँ, इनका नाम सुना है। लेकिन ये भी हो सकता है कि इन खास प्लेटफॉर्म्स पर बूलियन ऑपरेटर्स तो चलें, पर प्रॉक्सिमिटी जैसे एडवांस्ड फीचर ना हो। तो मतलब एक ही साइज सबको फिट नहीं होता? बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा सबक यही है, कोई भी नया डेटाबेस या सर्च इंजन इस्तेमाल करने से पहले एक बार उसका हेल्प, सर्च टिप्स या एडवांस्ड सर्च वाला पेज जरूर देख लेना चाहिए। हर प्लेटफॉर्म के अपने नियम, अपनी ताकतें होती हैं। उन्हें जानने से ही आप उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। ये आपको घंटों की फ्रस्ट्रेशन से बचा सकता है। ये बात तो गांठ बांधने वाली है। हर टूल के अपने नियम। चलिए अब इसे और प्रैक्टिकल बनाते हैं। मान लीजिए कोई क्लिनिकल रिसर्च कर रहा है, जहां सटीकता और जिसे कहते हैं विश्वसनीयता सबसे ऊपर होती है। वहां पर प्रभावी ढंग से सर्च कैसे की जाती है? क्या तरीके अपनाए जाते हैं? देखिए, क्लिनिकल रिसर्च में सर्च की रणनीति बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। क्यों? क्योंकि इस जानकारी के आधार पर स्वास्थ्य से जुड़े, मरीजों से जुड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ सिर्फ जानकारी ढूंढना काफी नहीं है, ये पक्का करना होता है कि वो सबसे अच्छी, सबसे भरोसेमंद जानकारी हो। इसके लिए बाकायदा कुछ मानक और दिशा निर्देश बने हुए हैं। मानक? कैसे मानक? जैसे एक है PRISMAS। ये बताता है कि आपने अपनी सर्च कैसे की, उसे रिपोर्ट कैसे करना है, ताकि पूरी पारदर्शिता रहे, कोई भी देख सके कि आपने क्या क्या किया। अच्छा, रिपोर्टिंग के लिए। हाँ, फिर एक प्रेस चेकलिस्ट है। ये एक तरह से आपकी सर्च रणनीति को जांचने में मदद करती है कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, कुछ छूट तो नहीं गया। और कॉकरेन हैंडबुक जैसी गाइडलाइंस हैं, जो व्यवस्थित समीक्षा, सिस्टमैटिक रिव्यूज के लिए सर्च करने के सबसे अच्छे तरीके बताती हैं। व्यवहार में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सही सब्जेक्ट हेडिंग्स का इस्तेमाल करना, जैसे पबमेड में मैश या एम्बेज में एमट्री। ठीक है। सही फिल्टर्स लगाना, जैसे स्टडी का प्रकार क्या हो, रैंडमाइज कंट्रोल्ड ट्रायल, प्रकाशन का साल क्या हो, और सबसे जरूरी अपनी पूरी खोज प्रक्रिया को बहुत ध्यान से, बारीकी से दर्ज करना। क्या कीवर्ड्स इस्तेमाल किए, कौन से ऑपरेटर्स लगाए, किस तारीख को किस डेटाबेस में खोजा, सब कुछ लिखना होता है। इतना सब कुछ क्यों? ताकि आपकी खोज को दोहराया जा सके। रिप्रोड्यूसिबिलिटी। कोई और रिसर्चर अगर चाहे तो ठीक वैसे ही खोज करके देख सके कि नतीजे वही आ रहे हैं या नहीं। इससे नतीजों पर भरोसा बढ़ता है। ये पूरी प्रक्रिया ये सुनिश्चित करती है कि जो क्लिनिकल साक्ष्य मिल रहा है वो मजबूत और भरोसेमंद हो। ये तो वाकई बहुत व्यवस्थित तरीका है। क्लिनिकल रिसर्च की बात तो समझ आई, लेकिन आयुर्वेद जैसे पारंपरिक ज्ञान के क्षेत्रों का क्या? वहां तो भाषा अलग, शब्दावली अलग, स्रोतों की विश्वसनीयता की भी अपनी चुनौतियां होंगी। उसके लिए क्या रणनीति अपनाई जाती है? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। पारंपरिक ज्ञान जैसे आयुर्वेद के लिए सर्च करते समय चुनौतियां वाकई अलग होती हैं। सबसे पहली बात तो है सही स्रोतों तक पहुंचना। भारत सरकार का AYU रिसर्च पोर्टल है, DHRA डिजिटल हेल्पलाइन फॉर आयुर्वेदा रिसर्च आर्टिकल्स है, WHO का ग्लोबल इंडेक्स मेडिकस GIM, और एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है TKDL। हाँ। ये कुछ भरोसेमंद जगह हैं, लेकिन जैसा हमने पहले भी बात की, इन प्लेटफॉर्म्स की सर्च करने की क्षमताएं अलग-अलग हो सकती हैं। हो सकता है सब में एडवांस्ड बूलियन या प्रॉक्सिमिटी ना चले। एक बड़ी चुनौती भाषा की है, खासकर देवनागरी जैसी लिपियों में। शब्दों के अलग-अलग रूप होते हैं, संधि विच्छेद होते हैं। सर्च इंजन के लिए इन सब को समझना, जिसे बहुभाषी सामान्यकरण कहते हैं, ये मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये तो है। इंटरलिंकिंग नॉलेज मैट्रिक्स। इंटरलिंकिंग नॉलेज मैट्रिक्स, ये क्या है? ये मैट्रिक्स ये दिखाता है कि आयुर्वेद जैसा पारंपरिक ज्ञान कोई अलग थलग चीज नहीं है। ये आज के आधुनिक क्षेत्रों से जुड़ रहा है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI से आयुर्वेदिक शब्दों, उनके संबंधों को समझने के लिए ओंटोलॉजी बनाने में। अच्छा। क्लिनिकल रिसर्च से आयुर्वेदिक उपचारों पर जो स्टडीज हो रही हैं, उन्हें खोजने के लिए मानकीकृत तरीके बनाने में। भारतीय दर्शन से ज्ञान के स्रोतों, ज्ञान मीमांसा को समझने के लिए, और यहाँ तक कि ज्योतिष या वास्तुशास्त्र जैसे क्षेत्रों से भी, उनके सांस्कृतिक संदर्भ में। अरे वाह,
मतलब आयुर्वेद सिर्फ पुरानी किताबों तक सीमित नहीं है, ये बाकी ज्ञान से जुड़ रहा है। बिल्कुल। तो प्रभावी ढंग से पारंपरिक ज्ञान खोजना सिर्फ पुराने ग्रंथों को खंगालना नहीं है, बल्कि इस जटिल नेटवर्क को समझना और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके इन संबंधों को खोजना भी है। ये एक उभरता हुआ क्षेत्र है। ये इंटरलिंकिंग वाला विचार तो वाकई बहुत दिलचस्प है, सोचने पर मजबूर करता है। तो ठीक है, अब तक हमने बुनियाद समझी, आधुनिक तकनीकें देखी और क्लिनिकल और पारंपरिक ज्ञान जैसे खास क्षेत्रों की रणनीतियों पर भी बात की। अगर कोई सुनने वाला है जो अपनी सर्च स्किल्स को तुरंत बेहतर बनाना चाहता है, तो आप उन्हें कौन सी मुख्य बातें या कह लें बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाने की सलाह देंगी? कुछ ठोस टिप्स। हाँ, निश्चित रूप से। कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम हैं जिनसे कोई भी अपनी सर्च को काफी बेहतर बना सकता है। पहला, बूलियन लॉजिक को अपना दोस्त बनाएं। मतलब अपनी सर्च के जो मुख्य आइडिया या कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें पहचानें, फिर मिलते जुलते शब्दों या समानार्थी शब्दों को जोड़ने के लिए OR का इस्तेमाल करें, अलग अलग आइडियाज को मिलाने के लिए AND का इस्तेमाल करें, और जो बिल्कुल नहीं चाहिए उसे हटाने के लिए NOT का सावधानी से प्रयोग करें। और हाँ, उन्हें बड़े अक्षरों यानी अपर केस में लिखना ना भूलें। ठीक है, एंड और नॉट का सही इस्तेमाल। दूसरा, प्लेटफॉर्म की ताकत को पहचानें और इस्तेमाल करें। हर सर्च इंजन या डेटाबेस की अपनी खासियतें होती हैं। पता करें कि क्या उसमें खास फील्ड्स में सर्च करने की सुविधा है, जैसे सिर्फ टाइटल में या लेखक के नाम से, या सार एब्स्ट्रैक्ट में। क्या उसमें प्रॉक्सिमिटी ऑपरेटर्स नियर WN हैं? क्या फिल्टर्स उपलब्ध हैं, जैसे भाषा, प्रकाशन का साल, डॉक्यूमेंट का प्रकार? इन सुविधाओं का इस्तेमाल आपकी सर्च को बहुत ज्यादा सटीक बना सकता है, तो अपने टूल को जानें। टूल को समझना जरूरी है। तीसरा, हाइब्रिड सोच अपनाएं। जहां मुमकिन हो, सिर्फ कीवर्ड मिलाने पर निर्भर ना रहें। ये भी देखें कि क्या प्लेटफॉर्म अर्थ समझने वाली सिमेंटिक सर्च भी करता है। आजकल कई प्लेटफॉर्म इन दोनों कीवर्ड प्लस मीनिंग का मेल इस्तेमाल करते हैं, जिसे हाइब्रिड सर्च कहते हैं। इससे अक्सर बेहतर नतीजे मिलते हैं। और परिणामों को देखें भी कि क्या वो काम के हैं, प्रिसिजन, क्या कुछ छूट तो नहीं गया, रिकॉल। अच्छा, हाइब्रिड अप्रोच। और चौथा, खासकर महत्वपूर्ण खोजों को दर्ज करें, डॉक्यूमेंट करें। अगर आप किसी रिसर्च प्रोजेक्ट, रिपोर्ट या किसी भी गंभीर काम के लिए सर्च कर रहे हैं, तो अपनी रणनीति को लिख लें। क्या शब्द इस्तेमाल किए, कौन से ऑपरेटर्स लगाए, कौन से फिल्टर यूज किए, किस तारीख को किस डेटाबेस में खोजा। व्यवस्थित समीक्षाओं के लिए तो प्रिस्मा डैश जैसे मानक हैं ही। ये पारदर्शिता लाता है, और अगर बाद में जरूरत पड़े तो आप अपनी खोज को आसानी से दोहरा सकते हैं या उसमें सुधार कर सकते हैं। ये चारों पॉइंट्स बहुत ही काम के हैं, खासकर चौथा वाला डॉक्यूमेंटेशन अक्सर लोग भूल जाते हैं। बहुत ठोस सलाह है। अब जरा भविष्य की ओर देखते हैं। स्रोत में विजन 2030 का भी जिक्र था। सर्च का भविष्य कैसा दिख रहा है? ये सब जो टेक्निकें हैं, बुलियन, सिमेंटिक, हाइब्रिड, इन सब का आगे क्या मतलब है? हाँ, विजन 2030 एक तरह से भविष्य की दिशा दिखा रहा है। लक्ष्य है ऐसी सर्च पाइपलाइन या प्रक्रिया बनाना जो डोमेन सूचित हो, मतलब वो विषय की गहरी समझ रखती हो, सिर्फ शब्द न मिलाती हो। प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्य हो, यानी उसे कोई और आसानी से दोहरा सके, जैसा हमने क्लिनिकल रिसर्च में बात की थी, रिप्रोड्यूसिबल। और ऑडिट योग्य हो, यानी उसकी पूरी प्रक्रिया की जांच की जा सके कि नतीजे कैसे और क्यों आए। ऑडिटेबल। हाँ, अच्छा, तो ज्यादा भरोसेमंद और पारदर्शी सर्च। बिल्कुल। इसमें बूलियन लॉजिक, प्रॉक्सिमिटी ऑपरेटर्स और हाइब्रिड तरीके, यानी डेंस फैक्टर्स वाली सिमेंटिक सर्च और स्पार्स फैक्टर्स वाली कीवर्ड सर्च का मेल, इन सब का मिला-जुला इस्तेमाल होगा। रिपोर्टिंग के मानक जैसे प्रिज्मा S और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। और AI का क्या रोल रहेगा इसमें? AI का बहुत बड़ा रोल होगा। एक बड़ा कदम होगा इन उन्नत सर्च तकनीकों को RAG, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन जैसे AI सिस्टम्स में इंटीग्रेट करना। RAG ये क्या है? ये ऐसे AI मॉडल होते हैं जो जवाब बनाने से पहले खुद जानकारी खोजते हैं। रिट्रीवल, सोचिए, शिक्षा के क्षेत्र में या पॉलिसी बनाने में या डॉक्टरों को क्लिनिकल फैसले लेने में मदद करने के लिए ऐसे सिस्टम कितने उपयोगी हो सकते हैं जो सीधे भरोसेमंद स्रोतों से सही जानकारी लाकर दें। हाँ, ये तो गेम चेंजर हो सकता है। बिल्कुल। और इस विजन में पारंपरिक ज्ञान के स्रोतों जैसे AUS, DHAR को भी बेहतर तरीके से शामिल करना है। साथ ही शासन, गवर्नेंस और नैतिकता, एथिक्स पर भी जोर है, जैसे सर्च प्रक्रिया में पारदर्शिता हो,
ये पता हो कि रैंकिंग किस आधार पर तय हो रही है, ऑडिट ट्रेल्स हों। तो कुल मिलाकर आज हमने बूलियन ऑपरेटर्स की जो बुनियादी बातें हैं वहां से शुरू करके आधुनिक सिमेंटिक और हाइब्रिड सर्च, अलग अलग प्लेटफॉर्म की जो बारीकियां हैं और फिर क्लिनिकल रिसर्च और पारंपरिक ज्ञान जैसे खास क्षेत्रों की रणनीतियों तक का एक लंबा सफर तय किया। ये तो बिल्कुल साफ है कि बस कुछ कीवर्ड टाइप कर देने से कहीं ज्यादा ताकत एक सोची समझी, एक संरचित खोज में है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक तरह से कला और विज्ञान दोनों का मिश्रण है। हमें एक तरफ तो अपने औजारों को समझना होगा, ये बूलियन ऑपरेटर्स, प्लेटफॉर्म के फीचर्स, और दूसरी तरफ संदर्भ को भी ध्यान में रखना होगा। हम किस विषय में खोज रहे हैं, खोज के मानक क्या हैं, जैसे प्रिज्मा एस। इन दोनों के सही संतुलन से ही हम जानकारी के इस विशाल सागर में कह सकते हैं सही दिशा पा सकते हैं और अपने मतलब की चीज निकाल सकते हैं। और अंत में एक सवाल जो शायद हम सबको सोचना चाहिए और जिसका जिक्र स्रोत सामग्री में भी आता है। आजकल एआई आधारित सर्च की बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन साथ ही हैलुसिनेशन का खतरा भी है। मतलब एआई का कुछ भी गलत या बनावटी जानकारी दे देना। हाँ, ये एक बड़ी चिंता है। और दूसरी तरफ नई नई शब्दावली इतनी तेजी से आ रही है, खासकर टेक्नोलॉजी और साइंस में, कि जो स्थापित नियंत्रित शब्दावली है जैसे मैश, वो शायद उतनी तेजी से अपडेट ना हो पाए, पीछे रह जाए। तो सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे सर्च और ज़्यादा इंटेलिजेंट होती जा रही है, हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि हमें जो जानकारी मिल रही है वो न सिर्फ प्रासंगिक हो बल्कि भरोसेमंद भी हो? और क्या वो जटिल विषयों की, खासकर तेजी से बदलते क्षेत्रों या फिर पारंपरिक ज्ञान जैसे क्षेत्रों की जो बारीकियां हैं, उन्हें सही मायने में दर्शाती है? शायद इसी सवाल के साथ हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, सोचने के लिए।